खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के सेकंड पार्ट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट विदेशी विनिमय दर के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान शेष की विशेषताएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट फीचर्स, व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, चालू खाता करेंट अकाउंट, पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जानेंगे। क्या है व्यापार शेष? व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मद से है। दृश्य मद का मतलब भौतिक वस्तुओं से। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात और कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य मदों में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, जैसे मशीन, कपड़ा, सीमेंट, मसाले, सोना, ये सब दृश्य मदों के अंतर्गत आती है या इनको हम भौतिक वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है या भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात में अंतर से है। अब व्यापार शेष बराबर क्या होता है? दृश्य मदों का निर्यात में से अगर दृश्य मदों के आयात को घटा दिया जाए तो व्यापार शेष निकल जाता है। तो व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, या हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स से मतलब है दृश्य मद। दृश्य मदों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब देखिए भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है ये? भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में अधिक विस्तृत शब्द है। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित होती हैं, जबकि भुगतान शेष में दृश्य मदों के अलावा अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण भी सम्मिलित होते हैं। यानी भुगतान शेष किसी देश का अन्य देशों से संपूर्ण लेन देन का विस्तृत विवरण होता है। विभिन्न देशों के बीच जो भुगतान होते हैं वे केवल आयात निर्यात तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि अनेक प्रकार की सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात के आयात निर्यात, साथ ही पर्यटन, ब्याज, लाभांश, सैनिक सहायता, विदेशी दान, जुर्माने, मुआवजे तथा अन्य हस्तांतरणों से संबंधित आय व भुगतान राशियों को भी शामिल करते हैं। तो इस तरह से व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अधिक व्यापक शब्द है। भुगतान शेष में 3 प्रकार के आर्थिक सौदे सम्मिलित होते हैं। पहला है दृश्य मदें या विजिबल आइटम्स, दूसरा अदृश्य मदें या इनविजिबल आइटम्स और तीसरा है पूंजी अंतरण या कैपिटल ट्रांसफर। तो इस तरह से भुगतान शेष में ये 3 प्रकार के आर्थिक सौदे सम्मिलित होते हैं। अब देखिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा भुगतान शेष की परिभाषा है। अर्थशास्त्री बेनहम के अनुसार किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में सारे संसार के साथ उसके लेन देन का लेखा है। ये परिभाषा अर्थशास्त्री बेनहम के द्वारा दी गई है। इसी तरह से अर्थशास्त्री किंडलबर्गर के द्वारा दी गई परिभाषा है, एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों तथा विदेशों के निवासियों के बीच किए गए समस्त आर्थिक सौदों का व्यवस्थित लेखा है। इसी तरह से अन्य परिभाषाएं हैं। जेम्स इनग्राम के द्वारा दी गई परिभाषा, भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष संसार के बीच
एक निश्चित समय में किया जाता है। इसी तरह से एक जो उचित परिभाषा है वो है, किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ उसके लेन देन का लेखा होता है। दृश्य और अदृश्य मदों के शुद्ध व्यापार और एक पक्षी अंतरणों का योग चालू खाते पर शेष कहा जाता है। अब देखिए भुगतान शेष की विशेषताएं। सबसे पहला है क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। यह एक देश का अन्य देशों के साथ किए गए आयात निर्यात संबंधी भुगतानों व प्राप्तियों का क्रमबद्ध लेखा होता है। दूसरी विशेषता है भुगतान शेष की निश्चित समय अवधि। यह समय की एक निश्चित अवधि प्रायः 1 वर्ष का लेखा जोखा होता है। तीसरा है दोहरी अंकन प्रणाली, या इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। दोहरी लेखा अंकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान व प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया जाता है। अगला है व्यापकता। इसमें सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण की मदों को सम्मिलित किया जाता है। अगली विशेषता है भुगतान शेष की स्व संतुलित। दोहरी लेखांकन प्रणाली और लेखा दृष्टिकोण से स्वतः ही भुगतान शेष को संतुलन में रखती है। अगला है अंतर समायोजन। वास्तविक व्यवहारों में जब कभी कुल प्राप्तियों व भुगतानों में अंतर हो जाता है तो इसको समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से भुगतान शेष की विशेषताएं हैं क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, दोहरी अंकन प्रणाली, व्यापकता, स्वसंतुलित और अंतर समायोजन। व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर। देखिए पहला अंतर है व्यापार शेष आयात तथा निर्यात वस्तु अर्थात दृश्य वस्तुओं की सूची होती है जो एक देश 1 वर्ष में करता है, जबकि भुगतान शेष में सभी दृश्य अदृश्य वस्तुएं तथा उपहार और पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती हैं। तो ये पहला मुख्य अंतर है व्यापार शेष और भुगतान शेष का। अगला जो अंतर है मुख्य अंतर, यह है व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है, जबकि भुगतान शेष एक विस्तृत धारणा है। व्यापार शेष भुगतान शेष का भाग है। अगला जो अंतर है व्यापार शेष और भुगतान शेष का, यह व्यापार शेष देश के आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समृद्धि का सही सूचक नहीं होता, जबकि भुगतान शेष अर्थव्यवस्था का सही सूचक होता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी आर्थिक मदों को सम्मिलित किया जाता है। व्यापार शेष अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकता है, जबकि भुगतान संतुलन लेखा की दृष्टि से सदा संतुलित रहता है। तो इस तरह से ये मुख्य अंतर थे व्यापार शेष और भुगतान शेष के। तो ये जो मुख्य अंतर है इसके आधार पर हम व्यापार शेष और भुगतान शेष को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से भुगतान शेष एक व्यापक धारणा है, जबकि व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है जो कि भुगतान शेष का ही एक बहुत छोटा सा भाग है। तो इस तरह से ये सब अंतर है व्यापार शेष और भुगतान शेष के। आगे देखिए भुगतान शेष का संगठन और संरचना के बारे में जानेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स, ये 2 तरह के खाते होते हैं भुगतान शेष के। पहला है चालू खाता या करेंट अकाउंट और दूसरा है पूंजी खाता या इसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पहले देखते हैं चालू खाते के बारे में। चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात और एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। यानी चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुएं और सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं। यह संक्षेप में हम कह सकते हैं चालू खाते के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार लिखे जाते हैं। अब चालू खाते की मदें कौन सी हैं? कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट। पहला है दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात, दूसरा है अदृश्य मदें
और तीसरा है एक पक्षीय अंतरण। तो इस तरह से ये चालू खाते की मदें हैं। दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात में निर्यातों को लेनदारी पक्ष या क्रेडिट साइड में और आयातों को देनदारी पक्ष या डेबिट साइड में रखा जाता है, जबकि एक पक्षीय अंतरण में विदेशों से प्राप्त दान व उपहार आदि लेनदारी पक्ष या क्रेडिट साइड में और अन्य देशों को दिए गए दान व उपहार देनदारी पक्ष या डेबिट साइड में रखे जाते हैं। अदृश्य मदों के अंतर्गत सबसे पहले आता है यात्रियों का खर्च। ये एक अदृश्य मद है। यात्राएं अनेक कारणों से की जाती हैं। क्या कारण है? जैसे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के उद्देश्य से की जाती हैं। हमारे देश में विदेशी पर्यटकों के द्वारा किया गया व्यय निर्यात के समान है, क्योंकि इससे हमको आय प्राप्त होती है, जबकि देश के लोगों के द्वारा विदेशों में जाकर किए गए इस प्रकार के खर्चे देश के लिए आयात के समान है, क्योंकि यह हमारे व्यय के समान होते हैं। दूसरा है यातायात। वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय यातायात चालू खाते की एक अन्य अदृश्य मद है। इसी तरह से बीमे की किस्त और दावों का भुगतान भी चालू खाते की एक अदृश्य मद है। अगला है सरकारी लेन देन। सरकारी लेन देन से मतलब है प्रत्येक देश की सरकार विदेशों में अपने दूतावास, हाई कमीशन आदि खोलती है। इन संस्थाओं पर किया गया व्यय देश के लिए भुगतान पक्ष में लिखा जाता है और विदेशों से प्राप्त इन प्रकार के जो भुगतान है वह देश के लिए लेनदारी है। इसी तरह से विशेषज्ञों की सेवाएं, निवेश, आय भी अदृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं। चालू खातों के मदों की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला है सभी निर्यातकों को धनात्मक मदों में गिना जाता है। इसका कारण यह है कि इनसे देश में विदेशी मुद्रा का अंतर्प्रवाह होता है, तो सभी निर्यात जो है धनात्मक मद में गिने जाते हैं। सभी आयातों को ऋणात्मक मदों में गिना जाता है, क्योंकि इससे विदेशी विनिमय का प्रवाह देश से बाहर होता है। तो इस तरह से सभी निर्यातों को धनात्मक मदों में गिना जाता है, जबकि सभी आयातों को ऋणात्मक मदों में गिना जाता है। तो ये चालू खाते के मदों की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसका कारण क्या हो गया? निर्यातों से आय प्राप्त होती है, आयातों से दूसरे देशों को भुगतान करना पड़ता है। तीसरा है वस्तुओं के निर्यात और आयात के शेष को व्यापार शेष कहा जाता है। चौथा, एक पक्षीय प्राप्तियों को धनात्मक मद माना जाता है। पांचवा, सेवाओं के निर्यात और आयात के शेष को अदृश्य व्यापार कहा जाता है। तो ये विशेषताएं चालू खाते की मदों की विशेषताएं हैं। इनमें मुख्य क्या हो गई हैं? वस्तुओं के निर्यात और आयात के शेष को व्यापार शेष कहा जाता है। अब देखिए पूंजी खाता। पूंजी खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए उन समस्त सौदों से संबंधित होता है जिनसे किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्व में परिवर्तन होता है। संक्षेप में पूंजी खाता पूंजी सौदों, निजी एवं सरकारी पूंजी, अंतरणों और बैंकिंग पूंजी प्रवाह का एक रिकॉर्ड है। पूंजी खाता ऋणों और दावों के बारे में बताता है। तो इस तरह से वह खाता जो एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए समस्त सौदों से संबंधित होता है उसे पूंजी खाता कहते हैं। पूंजी खाते की मदें हैं। पहला, सरकारी सौदा। इनका संबंध उन लेन देनों से है जो सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, गैर सरकारी या निजी सौदा। पूंजी खाते के निजी लेन देन से तात्पर्य उन लेन देनों से है जो व्यक्तियों, व्यवसायियों और अन्य गैर सरकारी एजेंसियों की निजी संपत्तियों या दायित्वों को प्रभावित करते हैं। तीसरा, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग या निवेश। हमारे देश में किसी विदेशी विनियोगकर्ता या कंपनी द्वारा उत्पादन की इकाई को खरीदना
या उसमें पूंजी का विनियोग करना प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहलाता है। इसी तरह से पोर्टफोलियो विनियोग पूंजी खाते की मद है। इसके अंतर्गत दो देशों के बीच वित्तीय परिसंपत्तियों के समव्यवहारों के हस्तांतरणों को शामिल किया जाता है। यदि कोई विदेशी संस्थागत विनियोगकर्ता भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी का अंशपत्र खरीदता है तो इसे पोर्टफोलियो विनियोग कहते हैं। पूंजी खाते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। पहला, वे सभी पूंजीगत सौदे जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह अपने देश में होता है उन्हें भुगतान संतुलन के पूंजी खातों में धनात्मक मदों के रूप में लिखा जाता है। जैसे गैर निवासियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निवेश या विनियोग जो है ये पूंजी खातों में धनात्मक मद के रूप में इसको लिखा जाता है, क्योंकि इससे अपने देश को आय प्राप्त होती है। दूसरा, वे सभी पूंजीगत सौदे जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह अपने देश से बाहर जाता है उन्हें भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में ऋणात्मक मदों के रूप में लिखा जाता है। जैसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में किसी फर्म को खरीदना। विदेश में किसी फर्म को खरीदने से भारतीय कंपनी जो है ये विदेशी मुद्रा का प्रवाह अपने देश से बाहर की ओर करती है, इसलिए इन भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में ऋणात्मक मदों के रूप में इसको लिखा जाता है। तीसरा, प्रत्यक्ष विनियोग और पोर्टफोलियो विनियोग के शुद्ध मूल्यों को पूंजी खाते के शेष में लिखा जाता है। भुगतान शेष की अन्य मदें। पहला है भूल चूक। एक वर्ष के दौरान होने वाले सभी लेन देन को ठीक ठाक रिकॉर्ड कर लेना बहुत कठिन काम है। इसके कई कारण हैं, जैसे तस्करी, लेन देन के सैंपल, व्यवसायों की प्रामाणिकता। ये जो मदें हैं चालू तथा पूंजी खाते की मदों के अतिरिक्त हैं। दूसरा है सरकारी रिजर्व सौदे। सरकारी रिजर्व सौदे भुगतान शेष के अन्य सभी सौदों से अलग होते हैं, क्योंकि ये सौदे केवल सरकार या सरकार की ओर से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। ये सौदे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। इन लेन देनों में जो मुख्यतया सम्मिलित मदें हैं वो हैं देश के सरकारी रिजर्व और हमारे देश में शेष विश्व की सरकारी परिसंपत्तियाँ। भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाते में अंतर है। पहला अंतर, चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात और एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है, जबकि पूंजी खाते में वे सभी लेन देन दर्ज होते हैं जिनमें एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का आदान प्रदान होता है। अगला जो अंतर है इसका भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते का जो अगला अंतर है यह है चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन स्टॉक के रूप में होते हैं। तो चालू खाते के लेन देन प्रवाह या फ्लो के रूप में होते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन स्टॉक के रूप में होते हैं। चालू खाते संबंधी लेन देन देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन देश के पूंजीगत स्टॉक को प्रभावित करते हैं। तो ये मुख्य अंतर है भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर। इन अंतरों को संक्षेप में एक बार फिर से देखिए। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है, जबकि पूंजी खाते में वे सभी लेन देन दर्ज होते हैं जिनमें एक देश के निवासियों के द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत परिसंपत्तियों और दायित्वों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन स्टॉक के रूप में होते हैं। तीसरा, चालू खाते संबंधी लेन देन देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन देश के पूंजीगत स्टॉक को प्रभावित करते हैं।
अब देखिए भुगतान शेष की मदें। इसमें 2 कॉलम है, एक लेनदारी या जमा या इसको हम क्रेडिट भी कह सकते हैं। दूसरा है अदायगियाँ या देनदारी, इसको हम डेबिट भी कह सकते हैं। अब चालू खाते की मदें क्या है पहले ये देखते हैं। इसमें जमा में क्या है देखिए चालू खाते में, पहला है वस्तुओं का निर्यात, दूसरा है सेवाओं का निर्यात या घरेलू व्यापारिक कंपनियों के द्वारा प्रदत्त सेवाएं और घरेलू विशेषज्ञों की सेवाएं। अगली लेनदारी है विदेशों द्वारा देश में की जाने वाली यात्राएं। चौथा घरेलू यातायात का विदेशी प्रयोग। पांचवा विदेशों से देश में होने वाले निवेश पर अर्जित आय। छठा स्वदेश में विदेशी सरकारी खर्च। सातवां विदेशों से प्राप्त दान और उपहार। और आठवां स्वदेश में विदेशी मिश्रित खर्च। ये तो था लेनदारी भुगतान शेष की। और चालू खाते की मदों का जो देनदारी है इसमें है वस्तुओं का आयात, दूसरा सेवाओं का आयात। ये आयात 2 तरह का होता है, विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदत्त सेवाएं और दूसरा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं। तीसरा है स्वदेशियों द्वारा विदेशों में की जाने वाली यात्राएं। चौथा विदेशी यातायात का स्वदेशी प्रयोग। पांचवा स्वदेश से विदेशों को दी जाने वाली निवेश आय। अगला है विदेश में स्वदेशी सरकारी खर्च। अगला जो देनदारी है वो है विदेशियों को दिए गए दान तथा उपहार। और आठवां है विदेशों में स्वनिर्मित मिश्रित खर्च। यानी लेनदारी का मतलब हो गया जिससे देश को आय प्राप्त हो रही है, और देनदारी का मतलब जब दूसरे देशों को भुगतान करना पड़ता है। अब पूंजी खाते की मदें कौन कौन सी हैं ये देखिए। अब पूंजी खाते की लेनदारी में या जमा में सबसे पहला है विदेशी निजी ऋणों की प्राप्ति, दूसरा बैंकिंग पूंजी का आंतरिक प्रवाह, तीसरा सरकारी क्षेत्र द्वारा प्राप्त ऋण, चौथा रिजर्व एवं मौद्रिक स्वर्ण प्राप्तियां, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विक्रय और छठा पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये पूंजी खाते की मदें हैं जो लेनदारी या जमा के अंतर्गत आती हैं। पूंजी खाते की मदें हैं देनदारी में कौन सी हैं देखिए। पहला है स्वदेशी निजी ऋणों की वापसी, दूसरा है बैंकिंग पूंजी का बाह्य प्रवाह, अगला है सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों का भुगतान, चौथा रिजर्व एवं मौद्रिक स्वर्ण अंतरण भुगतान। अगली जो मद है यह है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण क्रय और छठा है पूंजीगत भुगतान। ये सब देनदारी के अंतर्गत आते हैं। पूंजी खाते की जो मदें हैं ये देनदारी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने चालू खाते की मदें और पूंजी खाते की मदों के बारे में विस्तार से जाना। अब है भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। किसी भी देश का भुगतान संतुलन सदैव संतुलन की स्थिति में होता है। इसका कारण है कि जो विवरण बही खाते के समान दोहरी प्रविष्टि के लेनदारी और देनदारी के आधार पर बनाया जाता है। सारी प्रविष्टियों को सही ढंग से भरने पर विवरण में कुल देनदारियां और कुल देनदारियों के बराबर होती हैं, क्योंकि लेन देन के दोनों पक्ष राशि में बराबर होते हैं और उन्हें विवरण में एक दूसरे के विपरीत दिशा में लिखा जाता है। यही कारण है कि लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है, क्योंकि इसका विवरण बही खाते के समान दोहरी प्रविष्टि के लेनदारी और देनदारी के आधार पर बनाया जाता है। जब कुल लेनदारियां कुल देनदारियों के बराबर होती हैं, यानी दोनों पक्ष राशि में बराबर होते हैं, तो उस समय भुगतान शेष संतुलन में होता है। यही कारण है कि लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से भुगतान शेष असंतुलित हो सकता है। क्यों हो सकता है?
जब चालू खाते में घाटा या आधिक्य हो तो पूंजी खाते की सहायता से संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के आधिक्य से संतुलित किया जाता है और चालू खाते के आधिक्य से पूंजी खाते के घाटे को पूरा किया जाता है। इस तरह चालू खाते और पूंजी खाते के अंतरण से भुगतान शेष को संतुलित किया जाता है। या हम कह सकते हैं चालू खाते का भुगतान शेष सदैव संतुलित नहीं होता। अब भुगतान शेष का उदाहरण देखिए। यहाँ पे देखिए लेनदारी या क्रेडिट दिखा रखा है। पहला है वस्तुओं का निर्यात 1300 करोड़ रुपयों का हो रहा मान लीजिए। सेवाओं का निर्यात 400 करोड़ रुपये के बराबर हो रहा है। हस्तांतरण भुगतान 250 करोड़ रुपये के बराबर हो रहा है और पूंजीगत प्राप्तियां जो है ये 450 करोड़ रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे ये लेनदारी या क्रेडिट दिया हुआ है। लेनदारी का मतलब हो गया जिससे देश को आय प्राप्त हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कुल प्राप्तियाँ कितनी है। अगर हम इन सब को जोड़ दें 1300 करोड़, 400 करोड़, 250 करोड़ और 450 को अगर हम जोड़ देते हैं पूरा कितना आ गया 2400 करोड़। तो कुल लेनदारी कितनी हो गई 2400 करोड़ के बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वस्तुओं का जो निर्यात था कितना था 1300 करोड़ रुपए के बराबर। अब देनदारी देखिए यहाँ पे डेबिट का मतलब हो गया जब हमें दूसरे देश को भुगतान करना पड़ता है। अब देनदारी देखिए वस्तुओं का आयात कितना है 1800 करोड़ रुपए के बराबर, जबकि निर्यात कम था कितना था 1300 करोड़ रुपए के बराबर। सेवाओं का आयात 150 करोड़ रुपए के बराबर, हस्तांतरण भुगतान है 180 करोड़ रुपया और पूंजीगत भुगतान 270 करोड़ रुपए के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम इन सब देनदारियों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, कुल देनदारियां हो जाएंगी 2400 करोड़ रुपया। कुल लेनदारियां भी कितनी थी 2400 करोड़ रुपए के बराबर थी। तो इस तरह से लेखे की दृष्टि से कुल लेनदारियां कुल देनदारियों के बराबर है। तो लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष संतुलन में है क्योंकि कुल लेनदारी बराबर कुल देनदारी या टोटल क्रेडिट बराबर टोटल डेबिट। और कितना है ये 2400 करोड़ रुपया क्रेडिट है और 2400 करोड़ रुपया डेबिट है। तो टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल डेबिट। तो टोटल क्रेडिट भी 2400 करोड़ है और टोटल डेबिट भी 2400 करोड़ है। अब देखिए व्यापार शेष बराबर होता है, आपने पहले पढ़ा अभी, वस्तुओं का निर्यात में से वस्तुओं के आयात को घटा देंगे तो व्यापार शेष निकल जाएगा। अभी हमने देखा वस्तुओं का निर्यात 1300 करोड़ रुपया था और वस्तुओं का आयात का मूल्य कितना था 1800 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, तो यहाँ पे जो व्यापार शेष है ये कितना हो गया -500 करोड़ रुपया। माइनस का मतलब यहाँ पर हो गया ऋणात्मक है ये, इसका मतलब आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। अब देखिए चालू खाते का भुगतान शेष। चालू खाते का भुगतान शेष बराबर होता है व्यापार शेष में अगर हम सेवाओं का शेष और हस्तांतरण शेष जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, चालू खाते का शेष निकल जाएगा। अब देखिए इनके जो हमें पूरी वैल्यू दी हुई थी अगर इसके साथ हम इन वैल्यू को लिख दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, चालू खाते का शेष निकल जाएगा। अब देखिए व्यापार शेष बराबर होता है वस्तु का निर्यात में से वस्तु के आयात को घटा देंगे। सेवाओं का शेष का मतलब हो गया सेवा के निर्यात में से सेवा के आयात को घटा देंगे। और हस्तांतरण शेष का मतलब हो गया हस्तांतरण प्राप्ति में से हस्तांतरण भुगतान को हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, चालू खाते का शेष निकल जाएगा। तो इस तरह से व्यापार शेष प्लस सेवाओं का शेष प्लस हस्तांतरण शेष बराबर होता है चालू खाते का शेष। तो जो हमें लेनदारियां और देनदारियों में जो अमाउंट दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसको रख देंगे
सब में, तो क्या निकल जाएगा, हमारा चालू खाते का शेष निकल जाएगा। अब वस्तु का निर्यात कितना था, अभी आपने देखा 1300 करोड़ रुपया, और वस्तु का आयात कितना था 1800 करोड़ रुपया। तो वस्तु के निर्यात की जगह हम 1300 करोड़ रुपया लिख देंगे, वस्तु के आयात की जगह हम कितना लिख देंगे, 1800 करोड़ रुपया लिख देंगे। इसी तरह से सेवा निर्यात में से सेवा आयात को घटा के क्या निकल जाएगा, सेवाओं का शेष निकल जाएगा। ये कितना है, 400 में से 150 माइनस कर देंगे, और हस्तांतरण प्राप्ति कितनी थी, 250 करोड़ रुपया, और हस्तांतरण भुगतान 180 करोड़ रुपया। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा वो क्या निकलेगा, चालू खाते का शेष निकल जाएगा। चालू खाते का शेष कितना हो जाएगा, देखिए, तो चालू खाते का शेष निकल जाएगा -180 करोड़ रुपया। तो ये ऋणात्मक है, यहाँ पे चालू खाते का जो शेष आया ये ऋणात्मक 180 करोड़ रुपया या -180 करोड़ रुपया। तो इस तरह से ये क्या निकल गया, चालू खाते का भुगतान शेष निकल गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे पूंजी खाते का भुगतान शेष। पूंजी खाते का भुगतान शेष बराबर कितना हो गया, पूंजी खाते का भुगतान शेष बराबर पूंजीगत प्राप्तियों में से अगर पूंजीगत भुगतान को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूंजी खाते का भुगतान शेष। अभी हमने देखा पूंजीगत प्राप्तियां कितनी थी, 450 करोड़ रुपया, और पूंजीगत भुगतान कितना था, 270 करोड़ रुपया। तो 450 करोड़ में से 270 करोड़ को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 180 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे पूंजी खाते का भुगतान शेष कितना हो गया, 180 करोड़ रुपया। और अभी हमने देखा चालू खाते का भुगतान शेष कितना निकला था, -180 करोड़ रुपया। तो पूंजी खाते का भुगतान शेष है 180 करोड़ रुपया। तो इस तरह चालू खाते का घाटा जो है ये पूंजी खाते के आधिक्य के बराबर है, यानी पूंजी खाते का आधिक्य चालू खाते के घाटे की क्षतिपूर्ति करता है। इस तरह लेखी की दृष्टि से भुगतान शेष को संतुलित बना देता है। तो इस तरह से हमें भुगतान शेष की लेनदारी और देनदारी दी हुई है, तो हम चालू खाते का भुगतान शेष और पूंजी खाते का भुगतान शेष निकाल सकते हैं। और भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण हैं, देखिए, पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण और चौथा है सामाजिक कारण। ये भुगतान शेष में असंतुलन के मुख्य कारण हैं। तो इस तरह से भुगतान शेष में असंतुलन के जो कारण है इसको 4 वर्ग में बांटा गया है, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक कारण कौन से हैं, भूकंप, अकाल, सूखा, बाढ़, महामारी जो है ये प्राकृतिक कारण हैं, जिनके कारण भुगतान शेष में असंतुलन आ सकता है। तो ये प्राकृतिक कारण है। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है व्यापार चक्र। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक क्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भुगतान संतुलन जो है ये असंतुलित हो जाता है। इसी तरह से बढ़ती हुई कीमतें, ऊंची घरेलू कीमतों के कारण निर्यात हतोत्साहित होते हैं और आयातों में वृद्धि होती है, जिसके कारण भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है विकास व्यय। विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर विकास खर्च किए जाते हैं, जो भारी मात्रा में आयात किए जाते हैं, जिसके कारण और इससे भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। इसी तरह से आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापनों के कारण आयातों में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन में घाटा कम हो जाता है। अन्य आर्थिक कारण है जैसे दूसरे देशों में पूर्ति के नए स्रोत, नई और शेष प्रतियोगी वस्तुओं की खोज से देश के निर्यातों में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन
असंतुलित हो जाता है। अब कुछ राजनीतिक कारण हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यदि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर है तो उस समय भुगतान संतुलन पर अनुकूल असर होगा, लेकिन अगर दो देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है तो उस समय भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता। देश की राजनीतिक अस्थिरता भी देश के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिक सुरक्षा व्यय, अगर सुरक्षा में व्यय अधिक होता है, इसके कारण क्या होता है, युद्ध सामग्री के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इसी तरह से दूतावासों का विस्तार जो है, इससे क्या होता है, उनके रखरखाव पर अधिक खर्च होता है और अधिक खर्च होने के कारण भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से विकसित देशों द्वारा आयातों पर किन्हीं कारणों से अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उसके कारण भी भुगतान संतुलन जो है ये असंतुलित हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में विकासशील देश निर्यात नहीं कर पाएंगे। सामाजिक कारण के कारण भी भुगतान संतुलन जो है यह असंतुलित हो जाता है। सामाजिक कारणों में है जैसे रुचियों में परिवर्तन, प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि जो है ये भुगतान शेष को असंतुलित कर सकती है। जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो उससे आयात बढ़ जाएंगे, निर्यात कम हो जाएंगे, या कह सकते हैं दूसरे देशों को भुगतान ज़्यादा होगा और अपने देश में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो ये सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण भी भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न करने के मुख्य कारण हैं, क्योंकि सामाजिक कारणों का असर जो है देश की उपभोग प्रवृत्ति पर पड़ता है और उपभोग प्रवृत्ति में असर पड़ने से आयात और निर्यात प्रभावित होते हैं। तो व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात और कुल दृश्य आयात के मूल्यों में जितना अंतर होता है उसे व्यापार शेष कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से व्यापार शेष और भुगतान शेष के बारे में जाना। और भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण होता है। इस तरह किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। उसके बाईं ओर सभी लेनदारियां या क्रेडिट्स तथा दाईं ओर सभी देनदारियां या डेबिट्स को प्रदर्शित किया जाता है।